का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार सीधे सरहद के पार बैठे मुल्क के दुश्मनों से जुड़े हैं। यूपी एटीएस ने मौत के उन सौदागरों को दबोच लिया है जो आपके और हमारे बीच रहकर मासूम लोगों के कत्लेआम की पटकथा लिख रहे हैं। ये कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खूंखार गैंगस्टर शहजाद भट्टी के वो प्यादे हैं जिन्हें यूपी में बारूद बोने की जिम्मेदारी दी गई थी। पकड़े गए संदिग्ध यूपी के रहने वाले हैं। दोनों एक इरादा भी लेकर उतरे थे। जी हां, यूपी के संवेदनशील इलाकों को शमशान बनाना, पुलिस थानों पर हमला करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर देना। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन में ऐसे सबूत मिले हैं जो इस पूरे नेटवर्क की गहराई और खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा करते हैं। इनके पास से बरामद हथियार और मोबाइल में मौजूद चैट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये किसी बड़े धमाके की फिराक में थे। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दो लोग थे या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। जी हां, अगले आधे घंटे लगातार हम आपको इस पूरी घटना का डिटेल बताने जा रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग कौन हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। जी हां, यूपी के दो युवक आतंकी कैसे बने, एटीएस ने उनको कैसे धर दबोचा, ये डिटेल आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। जी हां, इनके नाम भी आपको बताएंगे, इनका पता भी आपको बताएंगे और कैसे ये पाकिस्तान में बैठे आका इनको रूट कर रहे थे, इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। ग्राफिक के जरिए आपको वॉल पर बताने जा रहे हैं ये लड़के कौन थे, कैसे गिरफ्तार हुए। जी हां, दानियल अशरफ और कृष्ण मिश्रा को यूपी एटीएस ने दबोचा, इन्हें गिरफ्तार किया, जो खूंखार मंसूबे लेकर लगातार साजिश बुन रहे थे भारत के खिलाफ। जी हां, दानियल अशरफ यूपी के बाराबंकी का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा शख्स गिरफ्तार हुआ कृष्ण मिश्रा, उसके बारे में भी जानकारी हाथ लगी है। जी हां, एटीएस ने उसकी दरियाफ्त भी की है, उसकी डिटेलिंग भी की है और उसका पूरा चिट्ठा निकाला। कृष्णा मिश्रा यूपी के कुशीनगर का निवासी है, जो कि गोरखपुर के पास का एक कस्बा है कुशीनगर, जहां का ये रहने वाला है। दानियाल को बाराबंकी से और कृष्णा को गोरखपुर से पकड़ा गया है। इन दोनों की गिरफ्तारी बहुत अहम है। इनकी गिरफ्तारी से बहुत अहम सुराग मिलने जा रहे हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन और बेहतर हो पाएगी। दोनों से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इनके तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आए हैं। जी हां, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे और आईएसआई के अधिकारियों से था दोनों आरोपियों का संपर्क। इस बात का खुलासा हुआ है। पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी आबिद जट और हुम्माद के संपर्क में थे, जो पाकिस्तान से बैठकर इन दोनों को हैंडल कर रहे थे। ये हैंडलर्स थे और इन दोनों को वहां से कंट्रोल किया जा रहा था। पाकिस्तानी आकाओं का झांसा इन्हें कैसे फंसाता है, कैसे इनका ब्रेन वॉश हुआ, अब आपको वो हम बता देते हैं। जी हां, पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दानियाल और कृष्णा को लालच दिया, पैसे का और भी तमाम इनको लालच दी गई और अपना काम कराने के लिए इनको बड़े बड़े इनसे वादे किए गए। दानियाल को अमीर बनाने का लालच दिया गया, पैसा, गाड़ी, घर का लालच मिला। कृष्णा मिश्रा को इंडिया में हीरो बनाने का लालच दिया गया कि उसको एक्टर बनाएंगे, उसको फिल्में दिलवाएंगे। दानियल अशरफ ने एक पुलिस स्टेशन में रकी भी की थी कि कैसे वहां पर हमला करना है, कैसे वहां पर धमाके करने हैं। पुलिस स्टेशन की वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजा गया और बहुत सारी और भी खुफिया जानकारी भारत से पाकिस्तान भेजी गई। दानियल ने पाक हैंडलर्स से हमले के लिए पैसे और हथियार मांगे थे और वो हथियार पैसे उसे मिले भी। जी हां, उसको अवैध हथियार, कारतूस और तमाम चीजें उसको मिली। पाकिस्तानी डॉन लिखी फोटो दानियाल को भेजी गई थी, तो पाकिस्तान का जो डॉन था, जो वहां का हिस्ट्री शीटर था, वो इन्हें कंट्रोल कर रहा था और यहां पे आईएसआई के इशारे पर, पाकिस्तानी सरकार के इशारे पर, सेना के इशारे पर यहां पर ये सब काम चल रहा था। 50 कॉपी छपवाकर अहम जगहों पर चिपकाने के आदेश भी दिए गए थे। यानी ये पूरा एजेंडा सेट हो रहा था पाकिस्तान में बैठे आकाओं के जरिए। कृष्णा मिश्रा के फोन से शहजाद भट्टी और आबिद जट के वीडियो मिले हैं और वही इनको ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें बरगलार था। कृष्णा को किसी पुलिस वाले को गोली मारकर वीडियो भेजने का टास्क दिया गया था कि एक पुलिस वाले को गोली मारो, वो वीडियो भेजो। तो देखिए पाकिस्तान में बैठे आका कैसे यहां पर दो युवकों का ब्रेन वॉश करते हैं, एक गोरखपुर का, एक बाराबंकी का। दोनों के फोन से वीडियो कॉल, वॉइस नोट, चैट, देश विरोधी बातचीत के सबूत मिले हैं और वहां पर पाकिस्तानी आका वहां पर बैठ के वहां से इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। दानियाल और कृष्णा के फोन में शहजाद भट्टी, आबिद जट और हम्माद के नंबर भी मिले हैं, जो पाकिस्तान से इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, इनसे बात कर रहे थे और वहां पर बैठकर इनसे इस तरह के काम करवा रहे थे। बड़ी बात यह भी है कि अब इस पूरी प्लानिंग में पाकिस्तान का जो प्लान है वो खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान कनेक्शन खुलकर सामने आ गया। कैसे ये प्लान बना, स्पेशल सेल कैसे फॉर्म होती है, अब आपको बताने जा रहे हैं। ये स्पेशल सेल की तरह, स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। समझिए, सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को फंसाया जा रहा है। वहां पर पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं, स्लीपर सेल कैसे बनाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फांसते हैं। खासतौर से इंस्टाग्राम के जरिए भारतीय युवाओं से संपर्क किया जाता है, उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है और भी उनको चीजें देने का वादा किया जाता है। पैसा, घर, गाड़ी, इस तरह के लालच में युवा फंसते हैं। भारतीय युवाओं की फुट सोल्जर और स्लीपर सेल के रूप में भर्ती होती है और उनको टास्क दिया जाता है। चुपचाप इनको हाइब्रिड मोड
मोड में काम करने के लिए कहा जाता है। हाइब्रिड मोड का मतलब वो कि आतंकवादी नहीं होते हैं ये बच्चे, सामान्य काम कर रहे होते हैं और अचानक घटना को अंजाम देते हैं। अमीर बनने का युवाओं को लालच दिया जाता है कि उनको गाड़ी देंगे, पैसा देंगे, बंगला देंगे, और इस तरह के लालच में युवा फंस जाते हैं। यूपी में 2 महीने में एजेंसियों ने 12 संदिग्ध आतंकी पकड़े हैं और इन सब के हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हुए थे, वहां से इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि पाकिस्तान से दहशत फैलाने का ऑफर मिला था उन्हें, इसके बदले उन्हें पैसा और हथियार मुहैया कराए गए थे। 2 महीने के अंदर 12 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए। समझिए ये कितना क्रूशियल है और एटीएस की जो टीमें हैं उनके लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। और साथ ही साथ उनसे कहा गया था कि तुम दहशत फैलाओ, जितनी दहशत फैलाओगे उतना पैसा तुम्हें मिलेगा, यानी दहशत फैलाने के बदले उन्हें पैसे का लालच दिया गया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पैसे के लालच में कि युवा स्तर से भटक रहे। गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकियों ने पिकअप और बाइक में आग लगाकर रिहर्सल की, किस तरह से घटना को अंजाम देना है। आगजनी की वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर को भेजे। बदले में गिरफ्तार आतंकियों को आगजनी पर 12,000 रुपए मिलते थे। मतलब एक बार आग लगाने की घटना करने पर उन्हें 12,000 रुपए उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होते थे। बड़ा मसला यह भी है कि किस तरह से वहां बैठे पाकिस्तानी आका यहां पर पेनिट्रेशन कर रहे हैं। ट्रेंड क्या दिखा रहा है? जी हां, सोशल मीडिया पर किस तरह से ये चीजें होने वो आप देखिए। सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी ब्रेन वॉश करें, रेडिकलाइज किया जा रहा है युवाओं को। आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स का जो कनेक्शन है वो बार बार सामने आ रहा है और इसके जरिए वो लगातार युवाओं को भटका रहा है। युवाओं की भर्ती होती है, आईएसआई और पाकिस्तानी जो गैंगस्टर हैं युवाओं की भर्ती करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए उनको जोड़ते हैं और वहीं पर इनकी मुलाकात होती है इन आकाओं से जो पाकिस्तान में बैठकर ब्रेन वॉश करते हैं। रेलवे, भीड़ भाड़ वाली इलाकों को ये टारगेट करने के लिए कहते हैं। मंदिर के अलावा जो पुलिस थाने हैं, पुलिस चौकियां हैं, जो मार्केट्स हैं या जो मॉल हैं, वहां पर ये कहते हैं हमला करो, धमाके करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो, जितनी ज़्यादा मौतें होंगी, जितना बड़ा धमाका होगा, जितनी बड़ी घटना होगी, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जी हाँ, अब अगले आधे घंटे लगातार हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और उसके जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मनोज राय साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मौलाना साजिद मेरे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं इमाम संघ के। खेमचंद शर्मा मेरे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के, भाजपा के। सबसे पहले खेमचंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो पूरा ट्रेंड देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स सोशल मीडिया के जरिए या किसी और जरिए लोगों से मुलाकात करते हैं, यहाँ पर बैठे जो लोग जिनके जरिए उनका कनेक्शन है वो ब्रेन वॉश करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं युवाओं को, फिर उनसे कहते हैं कि भाई तुम जितनी बड़ी घटना करोगे, जितनी हत्याएं करोगे, जितना ज़्यादा कहर बरपाओगे उतना पैसा दोगे। बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया के जरिए ये जो फैल रहा है, ये संक्रमण जो फैल रहा है, इसको वक्त रहते कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल आपने सही कहा। और सोशल मीडिया का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, नो कंट्रोल, एनीबडी कैन रीच आउट टू एनीवेयर। और तभी अड़ोस पड़ोस में जानते या नहीं जानते, घर में अपने सदस्यों को अच्छे तरीके से हमें देते या नहीं देते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में कनेक्टेड रहते हैं। मैं खुद टेक्नोक्रेट हूँ 20-21 साल से। मैंने 6-7 साल बीजेपी का सोशल मीडिया दिल्ली का देखा था और हजारों वर्कर्स के साथ काम किया है, हजारों वॉलंटियर्स के साथ काम किया है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे देश की बात करें या हम अपने समाज की बात करें तो उसके एंगल से मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और ये फ्री टूल है और अपने अपनी इनकी सिक्योरिटी है, सीधे सीधे उसमें पेनिट्रेशन भी बहुत मुश्किल है। तो उसके थ्रू तो जो अनसोशलाइज पर्सन है या आतंकवादी है या देश के दुश्मन है, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी देखा, एयर स्ट्राइक के समय भी देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में अपना नैरेटिव चलाने का, भारत में डिस्टर्बेंस फैलाने का, भारत में अपने रिक्रूटमेंट करने का या अपने आतंकवादियों में बढ़ावा करने का ये प्रयास हमेशा चलता रहा। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये हर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और इन चैनल्स को भी, क्योंकि जो न्यू आईटी एक्ट बना है उसमें जितने भी ये प्लेटफॉर्म है उनको भी निर्देशित किया गया है कि जब सरकार को, जब सिक्योरिटी एजेंसीज को या जांच एजेंसीज को इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो आपको देनी पड़ेगी। मैं ऐसा समझता हूँ अभी भी, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में कि वहां पे हर एक कम्युनिकेशन को कैसे ट्रैक किया जाए। हर एक कम्युनिकेशन को ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल और करना भी करेंगे तो भी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक इशू हो जाता है कि भाई आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर रहे हो या फिर उसमें तो ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। सॉल्यूशन इवॉल्व हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारत में अब एक्शन लिए जा रहे हैं तो ऐसे तत्वों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जिस तरीके से भारत सरकार में हो रहा है, जांच एजेंसियों के लिए नए नए इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, नई नई उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे उनको अपग्रेड अप स्किल ट्रेंड किया जा रहा है। तो ऐसे चैलेंजेस को भी हमारी सरकार और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं
वो फेस कर पाएंगी, और ऐसे जितने भी लोग हैं जो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। मनोज राय जी के पास जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मनोज जी, देखा जा रहा है कि यूपी के ज़्यादातर इलाके, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे अमरोहा हो, ठाकुरद्वारा हो, मुरादाबाद हो, इन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा रेडिकलाइज हो रहे हैं। वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा रेडिकलाइज किया जा रहा है, जैसे कि हम इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे थे। एक 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 ट्रेंड देखा जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया के जरिए पहले बच्चों को रीच आउट किया जाता है, उसके बाद उनको अलग अलग तरह के जो लिटरेचर दिए जाते हैं, वीडियो भेजे जाते हैं, उनको रेडिकलाइज किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके बाद इस तरह की चीज़ों में उनको शामिल किया जाता है। क्या एजेंसीज को और सख्त तरीके से काम करने की ज़रूरत है? क्या एजेंसीज से कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है जिस वजह से ये स्क्रूटनी नहीं हो पा रहा है कि कौन से बच्चे हैं जो प्राइमा फेसी शुरुआत में इस दलदल में फंस रहे हैं? उनको ढूंढना, उनको तलाशने की प्रक्रिया और बेहतर करनी चाहिए। निश्चित रूप से अमित जी, लेकिन पहले आप के चैनल पे लिखा आ रहा है मनोज राय संघ प्रवक्ता, पहले उसको कैंसिल करा दीजिए। जी मनोज जी राय वो सपा प्रवक्ता, जी जी वो संघ प्रवक्ता बाय लिखा मिस्टेक हो हुआ। गया होगा। पीसीआर प्लीज ठीक करिए, उनको ठीक करिए। हाँ हाँ मनोज। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपने बहुत विस्तार से अमित जी शुरू से ये बात कही कि आखिर में क्यों पाकिस्तान इस तरीके की चीजें कर पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज जो है वो फेल्योर, जो लोग इसके नेतृत्व करने वाले हैं वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में क्यों कोई नौजवान पाकिस्तान के समर्थन में या पाकिस्तान के लिए कोई इस तरीके का काम करता है, तो आखिर क्यों कर रहा है कोई नौजवान? उसको ये सोचना होगा। सरकारें उनको रोजगार नहीं दे पा रही, आखिर क्या कारण है कि अपने देश से वो गद्दारी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं? उसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा, और इसमें आर्थिक कारण बहुत है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी है। लोग लगातार परेशान हैं, किस तरीके से हमारा रोजगार चलेगा, किस तरीके से हमारा परिवार चलेगा। और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये लगातार ये कहते रहे हैं कि हम आतंकवाद पे रोक लगाएंगे, आतंकवादी गतिविधियों पे रोक लगाएंगे, लेकिन देश में कहीं कोई रोक नहीं है। नोटबंदी इन्होंने बंद किया, नोटबंदी की, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस तरीके की गतिविधियों पे। तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि एजेंसियां फेल है। इनकी एजेंसी जो इस तरीके की गतिविधियों को रोकने में लगाना चाहिए, उसको चुनाव जीतने में प्रयोग करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा, सुरक्षा और देश का मान सम्मान ऊपर मनोज है। राय जी, आप जवान से आप जो एजेंसियां कहते उनकी हैं, जो एजेंसियां आप नहीं होती, बोलते हैं, सिर्फ एजेंसियां उससे देश नहीं की होना होती हैं। ये चाहिए। नॉन पॉलिटिकल आप कम मुद्दा से है, कम ये वो नॉन करके पॉलिटिकल दिखाइए, मुद्दा है। वो और करके एजेंसियां दिखाइए। देश की एजेंसियां होती भाई हैं, वो आप अपना मत काम करिए, करें, अब इनके बीच में लिए आप काम मत करें। आप बोलिए ना। इनकी उनकी मत आप बोलिए, बोल रहे थे तो आप मैंने बोला इनकी नहीं। उनकी मत बोलिए। एजेंसियां अमित अपना सिंह काम कर ने रही हैं, साफ और ये वो बात पेपर कही देके है आते कि हैं, आखिर क्यों इस एग्जाम देते तरीके जो हैं, ये सब एजेंसियों एग्जाम की देते गड़बड़ी है, हैं। तो निश्चित रूप जिस से तरीके से एजेंसियों आप की कह रहे हो गड़बड़ी भारतीय है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? आखिर इतना बड़ा मॉड्यूल जो है अगर आप देश ये में, कहो कि वो देश भारतीय जनता में गृह पार्टी के मंत्री कार्यकर्ता हैं, बंगाल में तो चुनाव कितनी जीतने के लिए कितनी आप जाकर के धर्म की बैठे, तो बात है कि आप देश के देश में सिस्टम क्या को हो रहा है? आप आतंकवादी गाली दे रहे हैं, गतिविधियां आप बढ़ सिस्टम रही को हैं, हमारे अभद्र नौजवान तरीके से आप पाकिस्तान के सिस्टम पे संपर्क में चले टिप्पणी जा कर रहे रहे हैं। हैं हमारी जो बेरोजगारी के कारण। जांच उस पर एजेंसियां हैं आपका अच्छा कोई काम कर चर्चा रही नहीं हैं, और करेंगे, उन्होंने करके और आप दिखाया, इस उन्होंने तरीके का बताया आकर के किस मनोज राय तरीके जी, से मेरा एक आपसे प्रोएक्टिव सवाल है और मनोज जी। बड़े से मॉड्यूल मनोज जी, मेरा एक किया। सवाल है। बेरोजगारी लेकिन तो सबके लिए ऐसी है, पॉलिटिकल पार्टियों पे धिक्कार है बेरोजगारी जो तो उनको हर सपोर्ट युवा के करती लिए है हैं। ना, लेकिन ज्यादातर आप देखिए मुस्लिम बच्चे ही शिकार क्यों हो रहे हैं? बेरोजगारी सबके लिए, हिंदू के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, सभी के लिए बेरोजगारी है। हमारे आपके लिए सबके बराबर बेरोजगारी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हीं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बेचारे वही क्यों फंस रहे हैं, वही क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं? बेरोजगारी तो हिंदुओं आप के लिए अमित भी जी है, इस ईसाइयों घटना के की लिए भी बात है, करिए, सिखों के लिए भी है। इस घटना की बात करिए। इस घटना में कौन कौन शामिल है? एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, हाँ हाँ। तो क्यों है? अगर कोई एक जा रहा है, अगर देश का कोई भी नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी नागरिक हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, कोई भी नागरिक हो, अगर उसका बच्चा बहक रहा है, तो हम अभिभावक हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको ठीक करें। हम समझे, मूल को समझे कि आखिर क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी बातें साजिद करने रशीदी से मेरे साथ हैं। साजिद रशीदी, कोई क्या मतलब नहीं है। फैमिली में जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी अब क्या अपने बच्चों पर निगरानी की जरूरत है कि बच्चा किन के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसे लोगों से मुलाकात कर रहा है, कैसे लोगों के साथ उसका राब्ता है? इन सब चीजों पर क्या गौर करने की अब जरूरत है ज्यादा करीने से? नहीं, बिल्कुल गौर की जरूरत है। हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए फिक्र होना चाहिए। मेरा बच्चा किस संगत में बैठ रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या कुछ वो मोबाइल पे देख रहा है, ये सारी चीजें उसको देखना चाहिए। ये जरूरी है। और कुछ लोग करते भी हैं
लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल में ज़्यादा बच्चे घुस गए हैं, तो इनको देख पाना, पकड़ पाना कि भाई क्या देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़रा मुश्किल तो है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो आयशा के साथ संबंध की बात है, इसमें मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, इसमें सिर्फ मुसलमान लिप्त नहीं है, इसमें दूसरे समुदाय के लोग भी लिप्त हैं। लेकिन आप लोग जो है, या मीडिया सिर्फ मुसलमान को बताता है कि मुसलमान बच्चे ये कर रहे हैं, मुसलमान बच्चे वो कर रहे हैं। सवाल ये है, इससे रिलीजन का क्या लेना देना? अगर कोई आदमी किसी राह से भटक रहा है, तो वो भटक रहा है, उसमें रिलीजन का क्या मतलब आता है कि भाई वो मुसलमान है या वो हिंदू है? वो गलत कर रहा है तो देश की एजेंसियां उसको पकड़ेंगी और कहीं ना कहीं उसको सजा मिलेगी। अभी 11 लोग गाजियाबाद से पकड़े गए, 11 के 11 जो है वो नॉन मुस्लिम थे, कोई भी उनमें मुसलमान नहीं था। राजस्थान से 9 लोग पकड़े गए, उनमें कोई मुसलमान नहीं था। एनएस से अजीत डोभाल का एक पुराना बयान बाकायदा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 1947 से लेकर अब तक जितने आईएसआई के संपर्क में लोग पकड़े गए, उनमें मुसलमान सिर्फ 20% हैं। तो इसका मतलब 80% हिंदू हुए। तो ये सारी चीजें आप लोग क्यों नहीं बताते मेरे भाई? ये सारी चीजें बताना चाहिए ना। सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करना, एक वर्ग को कहीं ना कहीं ये दिखाना कि ये आतंकवादी है, ये आतंकवाद में लिप्त रहता है, ये तो अच्छा जर्नलिज्म नहीं है। इंसाफ से काम करो, सबको बताओ। अगर कोई गलत कर, हम उन मुसलमानों के फेवर में नहीं खड़े हैं, जो गलत कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन सिर्फ मुसलमान का नाम बताना और हिंदू का नाम नहीं बताना, ये तो नाइंसाफी है। आपके पेशे के साथ भी, आपके काम नहीं, के मैंने साथ तो भी हिंदू का नाम बताया, मैंने बताया कृष्णा मिश्रा अपनी इंफॉर्मेशन में मैंने बताया। लेकिन नहीं बताया? इंफॉर्मेशन मैंने के बताया बाद में बिल्कुल। आपने, सुनिए, इंफॉर्मेशन के बाद में जब आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया, हाँ। तो आपका सवाल ये था कि मुरादाबाद फला 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 ये मुसलमान बच्चे क्यों भटक रहे हैं? हाँ, आपने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान हिंदू दोनों बच्चे क्यों भटक रहे हैं। मौलाना साहब, अब आप सिर्फ सवाल भी तो वैसा मुसलमानों ही पे कीजिए चले ना गए। मेरे भाई। सवाल सवाल है भी तो वैसा ही उग्रवादियों कीजिए के ना। साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा क्यों संपर्क में आ रहे हैं, कैसे संपर्क में आ रहे हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ जगह कुछ राज्यों में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो हार्डलाइनर्स को, कट्टरपंथियों को, मुल्ला मौलवियों को जो सह देती हैं, जो हार्डलाइनर को, मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना साजिद जी हार्डलाइनर हैं, वो काफी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, लगातार वो गलत को गलत कहते हैं, चाहे वो गलत हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन जो हार्डलाइनर्स हैं, जो एक तरफा सोचते हैं, जो विदेशी लोगों को अपना आइडियोलॉजिकल मेंटर मानते हैं, और उनको लगातार जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि कंपनियों में काम करने वाले जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं, वो भी मलेशिया में कोई धर्म गुरु है उसको अपना अपना गुरु मान रहे हैं, ना कि भारत के, ना कि वो अब्दुल कलाम को अपना हीरो मानते हैं, साजिद रश्मी जी को अपना हीरो मानते हैं, लेकिन वो उनको मानते हैं जो कट्टरपंथ फैलाते हैं या भारत के विरुद्ध बोलते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी भी ड्यूटी है, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, और जहां भी ऐसे युवा जिन भी संस्थाओं में काम करते हैं या पढ़ते हैं, कि उनको उन पे निगरानी रखें, देखें, उनकी एक्टिविटी भी देखें, क्योंकि युवाओं पे ये तो हमारे हमारे समाज में है तो पुराने काल से चलता आता रहा है। जो बड़े लोग हैं वो बच्चों की संभाल करते थे, जब बच्चे 15 से 25 साल के बीच में, तो संभाल करते थे कि भाई किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ भी, अब भी टेक्नोलॉजी के जमाने में भी हम सबको उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो डिवाइसेज हैं, जी रेगुलरली चेक खेमचंद करते जी, रहना बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया। साजिद रशीदी, आपका भी बहुत शुक्रिया।